अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एग्रीकल्चर सर्च विंग की अंदर प्रिंसिपल साइंटिस्ट की 52 सीट्स अनाउंस हुई BS19, और उसमें से जो 14 सीट्स हैं वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, हम इसमें सीट्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, और आपको इस सीट के ऊपर अप्लाई करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और इस सीट के अगेंस्ट सिलेक्शन के बाद आप जो है वो डिपार्टमेंट को कैसे सर्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है उसने जिस डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग होती है उसके रिसर्च प्लान को उसने कंटिन्यू करना है। उसने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, रिसर्च पेपर्स की या रिसर्च आर्टिकल की शक्ल में जो फाइंडिंग्स हैं उनको पब्लिश करना है। टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट डेवलप करेगा उसको डिसेमिनेट करना है। फिर डिफरेंट वर्कशॉप्स जो हैं वो उनके अंदर पार्टिसिपेट करके वहाँ पे डिलीवरी करनी है। जो उस डिपार्टमेंट का चीफ साइंटिस्ट या हेड ऑफ सेक्शन है उसको असिस्ट करना है, और जो रिसर्च टीम है उसको सुपरवाइज और लीड करना है। और कुछ डिफरेंट तरह के स्पेशल टास्क और असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं। जो एंड यूज़र्स हैं यानी कि फार्मर्स, उनको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, डिफरेंट किस्म का जो डाटा है उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, और जो डाटा है उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना। तो ये जो हैं वो डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट की। अब हम बढ़ते हैं कि PPSC प्लानर के अंदर अगर हम देखें तो अभी तक जो है वो 14 सीट्स के अगेंस्ट 81 एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं। इट मींस कि अगर 14 सीट्स के अगेंस्ट अभी तक सो फार 81 एप्लीकेशंस हुई हैं, तो इट मींस के अराउंड 95 एप्लीकेंट्स जो हैं वो कल लास्ट फाइनल डेट है, तो उससे पहले जो है वो 95 कैंडिडेट्स तक एक्सपेक्टेडली ये जा सकता है। और कभी इम्कान है कि जो टेस्ट है वो ना कंडक्ट हो इस सीट के अगेंस्ट, डायरेक्ट इंटरव्यू जो है इंटरव्यूज़ हों डायरेक्ट। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी भी जो है वो इसी तरह से प्लान करनी चाहिए कि टेस्ट की तैयारी करने की बजाय यानी MCQs तैयारी करने की बजाय आप लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप तैयारी करें और उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, ताकि आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से अपने इंटरव्यू को आप अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सकें वहाँ पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कपल ऑफ थिंग्स जो हैं वो मैंने डिस्कस करनी है। एक तो ये कि जो बंदा PhD है, जिसने PhD प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में की है और उसने एग्रीकल्चर रिसर्च विंग के अंदर या कहीं पे भी रिसर्च के अंदर BS17 ग्रेड में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में सर्व किया है, तो वो एलिजिबल है। PhD प्लस 5 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इन BS17, यानी जो रिसर्च एक्सपीरियंस होगा वो BS17 ग्रेड या उसके अबव का होगा। जो आम रिसर्च एसोसिएट का एक्सपीरियंस है वो PhD की डिग्री के साथ वो एलिजिबल नहीं होगा बंदा। या उसने MSc ऑनर्स की हो विद 3 CGPA इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, और उसके बाद उसका टोटल 10 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस हो इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि यहाँ जो MSc की डिग्री है उसके साथ जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स है, लेकिन वो BS17 में नहीं है, जो कि PhD के साथ BS17 में था। अब ये रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो रिसर्च एसोसिएट का भी हो सकता है, BS17 का भी हो सकता है। उसके अलावा जो है वो आपने कहीं पे भी इवन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो कि SCCP से रजिस्टर्ड है उसमें अगर आपने जॉब की है R&D में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे आप काम करते रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, तो आप एलिजिबल हैं और आपके पास ब्राइट चांस है कि आप जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में BS19 की पोस्ट के अगेंस्ट सर्व करने के आपके पास काफ़ी चांसेस हैं अगर आप उसकी तैयारी करके उस पर अप्लाई करते हैं। ये बाय मिस्टेक है या जैसे भी है, लेकिन जो जितने भी पोस्ट हैं एग्रीकल्चर सर्च वीक के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन की, उनमें जो रिसर्च एक्सपीरियंस एक्वायर किया गया वो BS17 का है। बट
लकीली और अनलकीली जो ये बीएस प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, इसमें जो एमएससी के साथ क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ बीएस 17 नहीं लगा हुआ। इट मींस के जो लोग हैं वो एससीसीपी के रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनमें भी उन्होंने जॉब किया तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ आपकी जो है वो 6 पब्लिकेशंस होनी चाहिए इन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है ये डिग्री होने के बाद का होना चाहिए, यानी एमएससीबी के बाद जो है वो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस या फिर पीएचडी के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। और फिर अगर एज की बात की जाए तो मेल और फीमेल जो भी कैंडिडेट होंगे वो 52 इयर्स ऑफ एज जिनकी होगी वो इसमें एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि आप अगर किसी को नहीं पता कि कैसे अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, तो पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको जो वो फ़ीस के लिए कपल ऑफ स्टेप्स करने के बाद, यानी आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड होगी, उसके बाद आपका आईडी कार्ड अपलोड होगा और फिर उसके बाद जो है वो फ़ीस स्लिप जनरेट होगी, पीएसआईडी जनरेट होगी, उसको आपने पे करना है। तो बाकी की जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, अपने आपके एजुकेशनल कैरियर की कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फीड करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसका कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो हैं वो इस पोस्ट पे अप्लाई करने के उनको क्या फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसको ज़रा मैंने हाईलाइट किया है। पहले नंबर पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पे इंक्रीज़ होगी, क्योंकि BS 17 की अगर हम बात करें तो उसकी बेसिक पे अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड पे स्केल ऑफ 2022 जो है वो 45,000 है अराउंड। और अगर BS 19 की इनिशियल बेसिक देखें अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड पे स्केल्स तो वो 87,000 है, यानी अप्रॉक्सीमेटली डबल जो है वो बेसिक पे है। फिर जो 17 में लोग हैं उनके लिए डबल जंप है, यानी BS 17 से उनके लिए जो है वो 2 जंप्स हैं और BS 18 के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 1 जंप है, यानी कि वो 18 टू 19 में जंप कर सकते हैं। और जो BS 17 के लोग हैं वो डायरेक्ट 17 से 19 में जंप कर सकते हैं। और जो DDO पोस्ट हैं उनके लिए वो जल्दी एलिजिबल हो जाएंगे और अपनी जो रिसर्च थाट्स हैं उनको रिसर्च सिस्टम की बेटरमेंट के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत कवी इम्कान है जो 14 लोग सिलेक्ट होंगे, वो उनमें से अप्रॉक्सीमेटली सारे जो हैं वो चीफ साइंटिस्ट लगेंगे एट कीपिंग इन माइंड ऑफ देयर एज, वो यानी कि वो अपनी एज के लिहाज से जो, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च का सेटअप है उसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की अराउंड 10 जो हैं वो चीफ साइंटिस्ट की पोस्ट हैं, तो उनके लिए कभी इम्कान है कि वो इन पोस्ट पे भी सर्व करेंगे। और हो सकता है कि उनमें से कई लोगों को जो है वो डीजीशिप का भी चांस मिले, यानी वो जो एग्रीकल्चर रिसर्च विंग है उसके डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर भी वो एलिजिबल हो जाएं एट द एंड ऑफ देयर कैरियर। ओके, अब लॉसेस की बात कर लेते हैं ताकि आपको फ़ैसला करना जो है वो आसान हो। तो एक तो सबसे बड़ा लॉस ये है कि आपकी कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस नहीं रहेगी, यानी कि आपकी सर्विस के अंदर जो है वो एक दफ़ा जब आप कॉन्ट्रैक्ट मोड पे चले जाएंगे तो सर्विस में ब्रेक आ जाएगी। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो आपकी जो इंक्रीमेंट्स आपने ड्यूरिंग रेगुलर सर्विस अर्न किए हैं वो लॉस हो जाएंगे, तो आपको मॉनेटरी लॉसेस को भी फेस करना पड़ सकता है। फिर जो 25 इयर्स ऑफ सर्विस है रेगुलर सर्विस, जो कि फुल पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए चाहिए होती है, हो सकता है कि वो आपकी ना पूरी हो, तो ये भी एक आपके लिए लॉस हो सकता है। और जैसे अभी रिसेंटली जो है वो हमारे रिसर्च सिस्टम के अंदर जो है वो चीफ साइंटिस्ट की प्रमोशन हुई है, तो चीफ साइंटिस्ट की प्रमोशन में बहुत सारे लोग जो कि पहले सीनियर थे सीनियरिटी वाइज वो जूनियर हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जो 12 इयर्स ऑफ कंटिन्यूस लेंथ ऑफ सर्विस नहीं थी। तो ये भी आपको जो है इसको भी देखना है। लेकिन एक गुड थिंग ये है कि अगर आप 5 साल का लेयन पीरियड होता है और 5 साल में आप किसी भी वक्त अपनी ओरिजिनल पोस्ट पे वापस आ जाते हैं, तो जो आपने जितनी देर भी आपने सर्व किया होगा वो आपकी लेंथ रेगुलर लेंथ ऑफ सर्विस में भी काउंट होगा। तो यानी कि आपके पास चांसेस हैं बाद में भी फ़ैसला करने के।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर सेटअप के लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो ये 52 की 52 सीट्स जो हैं वहाँ से जो एप्लीकेंट्स हैं वो डेफिनेटली बाहर से आएंगे और वो आपस में compete करेंगे, और उसकी वजह से होगा ये कि हमारे रिसर्च सेटअप के अंदर 52 यंग माइंड्स हो जिनको रिसर्च का इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा या एग्रीकल्चर रिसर्च विंग के बारे में जो इतना नहीं जानते होंगे, वो डायरेक्ट ऐसी पोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पर आके बैठ जाएंगे जहाँ से फिर लोग जो हैं वो उनसे तंग पड़ेंगे। या तंग कहना तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ सेटअप के लोग जो हैं वो समझते होंगे कि हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रन कर सकते थे, तो इसलिए अभी उनके पास इस चीज़ का जो है वो फ़ैसला करने का टाइम है, क्योंकि अभी कल लास्ट डेट है। तो आप अप्लाई करें, फिर आप कि अगर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर एंड पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल के मुताबिक हर वो बंदा जो एलिजिबल है उसको अप्लाई कर देना चाहिए। अब हम आते हैं कि जो है अगर टेस्ट क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 80% जो हैं वो सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, जिसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, जेनेटिक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं और बायोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जबकि 20% जो है वो 20% जनरल एबिलिटी टेस्ट है, और उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़ और उर्दू है। अब तैयारी की अगर बात की जाए तो उसमें सब्जेक्ट के जो 80% मार्क्स हैं उनकी तैयारी के लिए आप पहले नंबर पे, अगर अभी आपके पास काफ़ी टाइम होगा तो आप प्लांट ब्रीडिंग एट ए ग्लांस और प्लांट जेनेटिक्स एट ए ग्लांस, ये 2 बुक्स हैं, इनके 23 चैप्टर्स ईच हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और अगर टेस्ट अनाउंस होता है तो 1000 MCQs लोकल भी हैं, फिर 1000 MCQs इंडियन बुक के अंदर हैं और 500 MCQs UAF की वेबसाइट पे हैं। ये 2500 MCQs अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपका टेस्ट जो है वो आसानी से क्लियर हो सकता है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव तैयारी करना चाह रहे हैं तो फिर आप यूँ प्लांट ब्रीडिंग फील्ड क्रॉप्स इस बुक को पढ़ें, आई जेनेटिक्स, ये ब्रीडिंग फील्ड क्रॉप बुक को पढ़ने से आपके जो ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आई जेनेटिक्स बुक है, इसको पढ़ें तो आपकी जेनेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका जेनेटिक की ग्रिप है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। और बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, ये बुक पढ़ेंगे तो आपकी बायोमेट्री की जो टर्म्स हैं या आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डायरेक्ट इंटरव्यू की जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं तो उस केस में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओवरऑल एग्रीकल्चर रिसर्च का जो सेटअप है उसमें क्या फ्लॉज हैं या किस तरीके से रिसर्च को बेहतर किया जा सकता है, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस। फिर जो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे क्या काम हो रहा है, आपने लास्ट 5-10 ईयर्स में जो सर्विस की है तो उसमें आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं, आपकी जो डिफरेंट पब्लिकेशंस हैं उनके ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपका थीसिस जिस क्रॉप पे है उसकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, जिस क्रॉप पे आपने काम किया है या जो आपने फाइंडिंग्स या आपकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट्स हैं तो उनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप इंटरव्यूअर आपसे कुछ चीज़ें पूछता है और फिर आपको वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो विद दैट हम आज की वीडियो जो है इसको एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये यूज़फुल भी रही होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा।